हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ टॉपिक जैसे कि जीसीडी हो गया, प्राइम्स नंबर हो गए और फैक्टर्स हो गए कि किसी भी नंबर के जैसे हमें दो नंबर के बीच में जीसीडी निकालना हो या हमें ये पता करना हो कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, हमें n तक प्राइम निकालने हो कि अगर हमें कोई एक n दे देगा तो वहाँ तक कितने प्राइम पॉसिबल्स हैं ये निकालना हो, या फिर हमें कोई एक नंबर दे देगा n और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं हमें ये देखना होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं एफिशिएंटली, यानी कि कम से कम टाइम में क्या एल्गोरिदम्स है जिससे हम ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। मैं एफिशिएंट मेथड डायरेक्ट करवाने वाला हूं, तो जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता कि जीसीडी क्या होता है, प्राइम क्या होता है या फैक्टर्स क्या होते हैं, वो प्लीज़ अपने बेसिक्स एक बारी पढ़ लें कि ये तीनों क्या होते हैं और नाइव वे अपना एक बारी डिज़ाइन कर लें, तो एफिशिएंट समझने में और मदद होगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम एफिशिएंटली क्यों निकालना चाहते हैं। इससे पहले कि यार मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ये कोर्स को फॉलो कर रहे हो और आपने अभी ज्वाइन करा है और पहले का कोई टॉपिक या कोई रिसोर्स आपने मिस कर दिया है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपने गिटहब रिपोजिटरी का लिंक डाल दिया है, आपको वहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। हमने इसी संडे एक कॉन्टेस्ट रखा था एरेज़ के ऊपर, क्योंकि एरेज़ टॉपिक हमारा पूरा हुआ था फर्स्ट वीक में। तो जिन्होंने वो कॉन्टेस्ट नहीं दिया है यार, उसको प्लीज़ जाके दो। उसके वीडियो ट्यूटोरियल भी आ चुका है। 5 क्वेश्चन हमने डाले थे और पाँचों क्वेश्चन को मैंने अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करा है, तो तुम्हें वो पाँचों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए और आने चाहिए। कॉन्टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, मैं ये बार बार ही बोल रहा हूँ। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखनी है या आपको इंटरव्यू में भी बैठना है, तो सबसे मेन चीज़ प्रैक्टिस से ऊपर होता है कॉन्टेस्ट देना और उसका एक्सपीरियंस लेना। तो जिन लोगों ने वो नहीं किया है, प्लीज़ जाके कॉन्टेस्ट दो। वर्चुअली दे सकते हो आप हमारा कोई भी कॉन्टेस्ट। अगर आपको टाइम सूट नहीं करता कॉन्टेस्ट का, तो आप बाद में उसको वर्चुअली दो, सॉल्व करो। फिर अगर कोई क्वेश्चन में अटक जाते हो तो मैं उसी दिन रात को लाइव सेशन में उसका एडिटोरियल डालता हूँ, तो हम उसी दिन सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो यार आज का हमारा पहला टॉपिक है जीसीडी। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मान लो कि हमारे को दो नंबर दिए हुए हैं, ए है 10 और बी है 45। तो इन दोनों नंबर का जीसीडी क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है और वो हमें सबसे बड़ा चाहिए। 10 और 45 को देखोगे तो 1 भी उनको परफेक्टली डिवाइड करता है, लेकिन 5 भी उनको परफेक्टली डिवाइड करता है। तो 5 इसमें बड़ा है, तो यानी कि हमें 5 चाहिए अपना आंसर। तो इसको एफिशिएंटली निकालने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ये एल्गोरिदम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर हो उसको हम कैसे छोटे नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएँ और उसके बाद कुछ रिमाइंडर आए। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो हमारा B 45 है और A 10 है, तो इसमें बड़ा नंबर हमारा 45 है। तो हमें 45 को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग 10। तो हमें पता है 10 इंटू 4 40 होता है। इसके अलावा 10 इंटू 5 करेंगे तो वो 45 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम कितना रीच कर सकते हैं ए से, हम ये देखेंगे। तो 10 इंटू 4 40 होता है, प्लस 5 कुछ रिमाइंडर आएगा। तो इस फॉर्म में हम यूक्लिड एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो ये एल्गोरिदम हमें क्या कहता है, हम हमेशा क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ रिमाइंडर बचेगा। जब ये रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो जाए तो जो नंबर यहाँ पे है, यानी कि जिस नंबर से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो हमारा जीसीडी होगा। अब इसको बार बार ही चलाते रहना है। चलाना किस तरीके से है कि मान लो 45 को हमने 10 इंटू 4 करा प्लस 5 करा, तो अगले स्टेप में जो हमारा बड़ा नंबर है वो ये 10 बन जाएगा। ये 45 की जगह ले लेगा और जो ये हमारा रिमाइंडर है ये 10 की जगह ले लेगा। ऐसा होता रहेगा और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। जैसा कि इस केस में तुम देख रहे हो कि 45 इक्वल्स टू 10 इंटू 4 प्लस 5। अगले स्टेप में 10 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 इंटू 2 10 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। तो 45 और 10 का जीसीडी हमें मिल चुका है, वो होगा 5। इसको एक और एग्जांपल लेके मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। मान लो अगर हमारा B 36 होता और A हमारा 7 होता, तो 36 इक्वल्स टू 7 5 35 प्लस 1। अगले स्टेप में रिमाइंडर इसकी 7 की जगह ले लेगा और 7 36 की जगह ले लेगा। तो 7 इक्वल्स टू 1 इंटू 7 प्लस 0। हमने देखा कि यहाँ पे अब रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है 1,
ये हमारा जीसीडी होगा किसका, ए और बी का। तो इस तरीके से हम इसका जीसीडी निकालते हैं। इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यार इसका कोड देखते हैं। मैंने एक जीसीडी फंक्शन बना लिया है जो कि रिटर्न करेगा मेरी एक इंट वैल्यू, जो जीसीडी होगा दो नंबर्स के बीच का। तो बेसिकली क्या डेटा टाइप यहाँ पे वो रखना है कि तुम्हारा n का साइज़ कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर लॉन्ग इंट है तो लॉन्ग इंट रिटर्न कर देना, उस हिसाब से देख लेना। हमने दो इनपुट ले लिए a और b। ए और बी इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैं इस इक्वेशन से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ए हमारा बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करता है और बी हमारा छोटा नंबर रिप्रेजेंट करता है। ए और बी का मॉड्यूलो लोगे तो रिमाइंडर हमारा ये 5 मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक रिकर्सिव फंक्शन हम बनाते हैं। रिकर्सिव फंक्शन हमने क्यों बनाया, क्योंकि तुम देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे हमने सेम स्टेप अगले चीज़ के लिए भी सेम चीज़ करी, फिर इसके बाद भी हम सेम करेंगे। तो कभी भी तुम्हें कोई एक कोड ऑफ प्रोग्राम बार बार ही करना हो जिसमें बस वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कभी कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन पूरा कोड तुम्हारा सेम है, तो तुम उसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो तुम आइटरेटिव वे कर सकते हो कि जितनी बारी तुम्हें वो रन करना है ये कर सकते हो। अगर लेकिन आइटरेटिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारे स्टेप्स चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जीसीडी ही नहीं पता, तो हमें कब पता चलेगा कि हमारा रिमाइंडर 0 होगा, ये हमें नहीं पता। तो इसमें हम आइटरेटिव अप्रोच नहीं लगाते। आइटरेटिव अप्रोच फॉर लूप वाली तभी लगाते हैं जब हमें ये पता हो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। हम इसमें वाइल लूप से भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को रिकर्जन थोड़ी इंट्रोड्यूस करवानी थी, तो इसलिए मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, वो अपने आप को ही कॉल करता है नई वैल्यूज़ के साथ। तो हमने क्या कहा, इनिशियली हमने ए और बी इनपुट ले लिए कुछ, जैसे 9 और 36 ले लिया, तो ए और बी हमारे इनपुट आ गए। हमने जीसीडी निकालना था, हमने जीसीडी फंक्शन कॉल कर दिया, ए और बी इसमें भेज दिया। तो ए और बी हमने भेज दिया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे b = 0 है तो रिटर्न a कर दो, वरना जीसीडी कॉल करो b, a मॉड्यूलो b। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये कंडीशन बेस कंडीशन कैसे बन रही है इस फंक्शन की और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा मान लो अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस b को a की जगह भेज देंगे और a मॉड b जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको b की जगह भेज देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में कहा है कि जीसीडी कॉल करो, a की जगह हमने b भेज दिया और b की जगह a मॉड्यूलो b भेज दिया। तो मान लो ऐसे हम करते रहते हैं, तो एक केस ऐसा आएगा जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा उस केस में हमारा जो b होगा वो हमारा जीसीडी होगा। लेकिन हमें इस कंडीशन का पता कैसे चले, मान लो ये कंडीशन हमारी हो गई और हम अभी भी अपने जीसीडी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्या होगा, जो ये हमारा b है, जो हमारा जीसीडी है वो a बन जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर ये 0 है वो b बन जाएगा। तो हमें ये पता चल गया जब हमारा b = 0 हो जाए तो जो हमारा ये a है वही हमारी जीसीडी है। यानी कि अगर हमारा b = 0 हो जाए तो हम a रिटर्न करवा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा जीसीडी का, सिंपल सा। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जनरली मेन ऑपरेशन तुम देखोगे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में बताया था, कभी भी हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n में आती है, क्योंकि हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होके और बड़ी हो जाती है, मतलब n का अगर साइज़ है, हमें n तक जाना है और हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 हमारा 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 8 हो जाता है, ऐसे करके हम स्टेप वाइज बढ़ते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन log n की होती है, जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में समझा रखा है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो जीसीडी के तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो जाती है। कभी भी कोई फंक्शन तुम पढ़ते हो ऐसा जीसीडी प्राइम, तो इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें हमेशा याद रखनी है ताकि बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े। इसको तुम किसी एक फाइल में सेव करके रख लो कंप्यूटर में, जिस भी टेक्स्ट फाइल में तुम अपना कोड करते हो, तो उसमें एक फ़ोल्डर बना लो जीसीडी के नाम से और ये कोड सेव करके रख लो। ये तुम्हें हेल्प करेगा जब भी तुम कोई कॉन्टेस्ट दोगे तो उसमें तुम्हें कोई बड़ा फंक्शन बनाना हो जिसका काम एक फिक्स्ड है, तो वो बार बार ये लिखना ना पड़े, तुम कॉपी पेस्ट कर पाओ। तो ये कॉम्पिटिटिव में इस तरीके से हेल्प करता है। लेकिन तुम्हें इसको बनाना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ये फैसिलिटी तुम्हारे को अवेलेबल नहीं होती, तुम्हें कोड सारा सब कुछ खुद से स्टार्ट करना पड़ता है।
तो जीसीडी हमने समझ लिया, तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एलसीएम भी जीसीडी से रिलेटेड ही है। एलसीएम अगर तुम देखोगे 9 और 36 का एलसीएम आएगा 36। तो एलसीएम हम जनरली कैसे निकालते हैं, हमें अगर दो नंबर का एलसीएम निकालना है, मान लो 4 और 36 है, 4 36 का फैक्टर हुआ, तो हमने कहा कि हमारा एलसीएम 36 आएगा, क्योंकि 4 को हम 36 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर 4 और 3 होता, तो इसमें तुम देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं हैं, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, कि वो ऐसा फैक्टर हो जो 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो 12 आ जाता है उस केस में। तो अगर हमने एक बार जीसीडी निकाल लिया किन्हीं भी दो नंबर का, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके जीसीडी से हम डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई हम किस केस में करते थे, जब हमारा दोनों फैक्टर नहीं होते थे, यानी कि जीसीडी हमारी 1 होती थी। तो अगर किसी केस में हमारा जीसीडी 1 नहीं है, तो हम अगर उस जीसीडी से ही इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये हुई कि अब उन दोनों नंबर में कोई भी फैक्टर नहीं है। तो हमारा जैसे मल्टीप्लिकेशन से सिंपल आंसर निकालता था, उसी चीज़ पे ये बेस्ड है ये फॉर्मूला, कि एलसीएम निकालने के लिए उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इट्स जीसीडी। सो आई होप जीसीडी एंड एलसीएम सबको क्लियर हो गया होगा। मैं वीडियो के एंड में एक वीडियो रेकमेंड करना चाहूँगा तुम सभी को, जो एक पास कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, एलसीएम और जीसीटी के ऊपर बेस्ड है जो, और मैंने उसका एडिटोरियल बनाया था। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आज ही इस वीडियो के बाद तुरंत कर लेना। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नई सीखने को मिलेंगी कि जीसीडी और एलसीएम जानने के बाद भी हमें कितनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, और इन सारी चीज़ों से रिलेशन क्या क्या निकाल सकते हैं हम। तो उस वीडियो को देख के तुम्हें वो नॉलेज ज़रूर मिलेगी। सो यार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स, कि यार फैक्टर्स निकालने हो तो हम वो एफिशिएंटली कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो सिंपल है, मान लो हमारे को 24 के सारे फैक्टर निकालने हैं, तो हम फॉर लूप लगाते हैं 1 से 24 के बीच में, और सारे नंबर देख लेते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा n में काम हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी एफिशिएंटली हम कोई चीज़ निकाल पाएँ, तो क्यों ना निकाल सकें। तो देखते हैं इसको, एक ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे कि कैसे हम एफिशिएंटली सारे फैक्टर किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं। मान लो 24 ही हुआ, तो हमारे फैक्टर्स इसके आते हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे हमारे इसके फैक्टर हैं। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये नंबर बताऊँ, पहला नंबर बताऊँ 1, तो इसका दूसरा हाफ क्या तुम निकाल सकते हो, यानी कि इससे कोई दूसरा फैक्टर निकाल सकते हो, तो तुम कहोगे हाँ मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं अपने ओरिजिनल नंबर को n को डिवाइड करूँगा 1 से, तो जो नंबर आएगा वो भी एक तरीके से इसका फैक्टर ही है। तो 1 से हमने 24 निकाल लिया, 2 से हमने 12 निकाल लिया, 3 से हमने 8 निकाल लिया, और 4 से हमने 6 निकाल लिया। तो हमने यार ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि हमारे को ये सारे नंबर निकालने थे, ये 8 फैक्टर हैं इसके टोटल, तो हमें सारे नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ स्टार्टिंग के ये 4 नंबर्स अगर पता होते, तो हम ये बाकी के भी नंबर्स आराम से निकाल सकते थे। यानी कि अगर तुम्हें किसी नंबर का फैक्टर्स निकालना हो, तो तुम्हें एट मैक्स कहाँ तक जाना चाहिए, तुम्हें उस नंबर के स्क्वायर रूट तक जाना चाहिए। उस नंबर के स्क्वायर रूट तक तुम्हें किसी भी फैक्टर का जो पहला वाला पार्ट होता है, कोई भी नंबर होता है, तो वो यार उसके फैक्टर में क्या होता है, बेसिकली एक फैक्टर तुम दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर मिलता है, यानी कि पेयर्स में होते हैं सारे फैक्टर। तो पेयर का अगर एक पार्ट तुम्हें पता है, तो दूसरा पार्ट तुम डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हो। उसी चीज़ पे बेस्ड इसका एल्गोरिदम है। तो हमें एट मैक्स रूट n तक जाने की ज़रूरत थी, ना कि n तक जाने की ज़रूरत थी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n से रिड्यूस होकर रूट n हो गई, और ये ज़्यादा एफिशिएंट वे हुआ। अब रूट n तक कैसे जाएं, कि मान लो 24 होता तो इसका रूट आता 4, तो हमें पता है कि 4 तक जाने की ज़रूरत है। अगर हमारा नंबर 24 की जगह 25 होता सपोज, तो उसके फैक्टर होते 1 5 और 25, तो 25 का रूट निकाला तो वो 5 आया। तो तुम देख रहे हो कि 1 और 5 से हमने 25 और 5 निकाल लिया, यानी कि सारे पेयर हमारे निकल गए। तो हमने ये देख लिया कि हमें रूट n तक जाने में ही सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। मैंने एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है, जो हमारा क्या करेगा, हम इसको कोई भी एक इनपुट देंगे, n देंगे, तो n के कितने फैक्टर्स हैं ये हमें वो निकाल के देगा।
तो फैक्टर वाला जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, मैंने एक वेक्टर इंट बनाया इसका रिटर्न टाइप कि ये हमारे को एक एरे रिटर्न करके देगा जिसमें बेसिकली क्या होगा, n के सारे फैक्टर होंगे। मैंने वेक्टर्स पे वीडियो बनाई है, किसी को अगर वेक्टर नहीं आता हो तो प्लीज़ वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, कोडिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच वाली प्लेलिस्ट से। तो वेक्टर बेसिकली हमने इस केस में क्यों यूज़ करा है, क्योंकि यार हमें नहीं पता किस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, और वेक्टर ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है कि हम जितने चाहे नंबर इसमें डाल सकते हैं, हमारे को कोई साइज़ की बाउंडेशन नहीं है जो कि एरे में होती है। तो हमने क्या करा, हमने 1 से स्टार्ट करा, i इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। ये इक्वेशन यार इक्विवेलेंट होती है जब i लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक चले, यानी कि हम i 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेंगे और i प्लस प्लस कराते रहेंगे। हम देखेंगे कि कोई नंबर अगर n को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर का फैक्टर ज़रूर होगा। फिर हमने दूसरी कंडीशन ये डाल दी कि i नॉट इक्वल्स टू n बाय आई। अब ये चीज़ हमने क्यों डाली है, ये चीज़ हमने इसलिए डाली है कि मान लो जैसे 25 आया, तो अगर 5 तुम्हारा फैक्टर हुआ तो हम क्या चाहते हैं, हमें डिस्टिंक्ट फैक्टर मिले। 25 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 आएगा, तो 5 के लिए दूसरा पार्ट भी तुम्हारे को 5 मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं डिस्टिंक्ट मिले, तो हम सिर्फ पहला पार्ट वेक्टर के अंदर डालेंगे। लेकिन अगर दूसरा पार्ट हमारा डिस्टिंक्ट हुआ, यानी कि i नॉट इक्वल्स टू n बाई आई हुआ, तो हम दूसरा पार्ट भी वेक्टर के अंदर डाल देंगे और ये वेक्टर रिटर्न करा लेंगे। अगर तुम्हारे को एरे चाहिए हो, यानी कि सारे फैक्टर चाहिए हो, तो तुम वेक्टर रिटर्न टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ काउंट करने हो कि किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, तो तुम इस मेथड में एक काउंट वेरिएबल बना सकते थे और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस सिंपली करा सकते थे, तो काउंटिंग भी बहुत आसान है। दोनों ही काम तुम्हारे स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएंगे बड़े आराम से। तो हमने देखा एफिशिएंटली फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एक बारी हम इसको रन कर देते हैं कि मान लो हमें 24 का फैक्टर निकालना है, तो हमने 24 इनपुट में डाला और यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने एक वेक्टर फैक्टर नाम करके बना दिया, और फैक्टर के अंदर हमने इसका ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वेक्टर वो हमने डाल दिया। मैंने इस वेक्टर को पूरा सॉर्ट कर दिया ताकि सॉर्टेड वे में तुम्हें सारे फैक्टर्स नज़र आ जाएं। मैंने एडवांस्ड फॉर लूप का यूज़ करा है, जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो एक बार नेट से पढ़ सकता है। हम इसको वेक्टर, मैप, सेट्स इन सब के लिए यूज़ करते हैं, जो C++ का नया फीचर है। हमने यहाँ पे सारे फैक्टर प्रिंट करवा दिए हैं, तो तुम जैसे देख सकते हो कि 24 के सारे फैक्टर्स हमारे को मिल गए हैं, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर अंदर। तो आई होप फैक्टर भी सबको समझ आ गया होगा कि फैक्टर हम कैसे एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। अब फैक्टर का जैसे तुम देख रहे हो कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है, मतलब फंक्शन में है थोड़ी लाइनें, तो इसको बेटर रहेगा कि तुम पहले से सेव करके रख लो। कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करना और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में यार फैक्टोरियल का अलग अलग काम होता है। हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फैक्टर प्रिंट करवाने हो या काउंट करने हो इसको, लेकिन तुम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, बस हल्की सी मॉडिफिकेशन होती है और पूरा फंक्शन सेम रहता है। तो अगर किसी को भी फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं इसमें कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं उसको दूर कर दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्राइम। हम प्राइम कैसे निकालते हैं, तो सीव एल्गोरिदम नाम करके एक एल्गोरिदम है जिससे हम प्राइम निकालते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो यार मैं एक डेफिनेशन दूंगा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी अपने से छोटे नंबर से डिविजिबल ना हो एक्सेप्ट 1, यानी कि उनसे छोटे जितने भी नंबर हैं वो उनसे डिविजिबल ना हो तो वो प्राइम है, सिवाय 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। तो अगर हमें कभी प्राइम निकालना हो कि भाई n तक कितने प्राइम हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसी डेफिनेशन को यूज़ करके कहा कि मैं ये चेक करूँगा क्या ये नंबर मेरा प्राइम है कि नहीं है, और अगर ये नंबर मेरा प्राइम है तो मैं कहूँगा हाँ, अगर ये मेरा नंबर प्राइम नहीं है तो मैं कहूँगा नहीं। अब इस चीज़ को हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लो मैंने एक एरे बना लिया 2 से लेके n तक, उसमें सारी वैल्यू डाल दी जहाँ तक हमें चाहिए मैक्सिमम प्राइम। क्वेश्चन में हमें n तक निकालने थे, तो हमने एक एरे बना लिया जिसका साइज़ होगा 2 से लेके n+1 तक, यानी कि सारे इंडेक्स हमारे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने एरे वाले वीडियोस में बता रखा है, ऐसी टेक्निक हम बार बार यूज़ करते हैं, इसलिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट थी। तो हमने बूल नाम का एरे बनाया है और हम इसमें एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। इस एरे में हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो इंडेक्स है यहाँ पे ट्रू वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है। ट्रू वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है। अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है।
तो मान लो जैसे हम ट्रैवर्स अगर इस पर करते हैं तो हमारे को पहला नंबर मिलेगा 2। तो हमने स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज़ को अपनी ट्रू रखी है एरे के अंदर। तो हमें पता चला कि 2 हमारा ट्रू है क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं करा है, तो हमने 2 को प्राइम बना दिया कि हमारा 2 प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर हमारा प्राइम हुआ तो हम इसके आगे के जितने भी मल्टीपल्स हैं अप टू n उन सबको फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो सारे नंबर अपने से एक छोटे नंबर यानी कि 2 से डिविजिबल हैं। तो 2 के लिए हमने क्या करा, हमने 4 को फॉल्स कर दिया। फिर हम इसके सारे मल्टीपल्स पे बढ़ेंगे तो हम 2 ऐड कराते जाएंगे। हमने 6 को फॉल्स कर दिया, हमने 8 को फॉल्स कर दिया, हमने 10 को फॉल्स कर दिया, हमने 12 को कर दिया और हमने 14 को कर दिया। फिर हम 2 के बाद नेक्स्ट नंबर पे अगर आते हैं तो हमने देखा कि 3 हमारा अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, यानी कि 3 हमारा प्राइम है। तो हमने क्या करा, 3 को हमने ट्रू कर दिया। इसके नेक्स्ट मल्टीपल पे देखा 6, तो वो पहले से ही हमारा फॉल्स था तो ये प्राइम नहीं हो सकता। हम 9 पे गए, हमने इसको भी फॉल्स कर दिया। हम इसके बाद 12 पे गए, हमने इसको फॉल्स कर दिया। फिर हम 15 पे जाते, उसको फॉल्स कर देते और ऐसे करते करते जितने भी 3 के मल्टीपल हैं हमने उन सबको फॉल्स कर दिया। हम इसके बाद 3 के बाद 4 पे आए, हमने चेक करा क्या ये नंबर ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो ये हमारा प्राइम नहीं होगा। हम अगले नंबर पे आए 5, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अब तक 5 हमारा ट्रू था तो यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो 5 हमारा ट्रू है तो हमने 10 को फॉल्स करा, 15 को फॉल्स करा, ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले गए। 6 के लिए देखा तो ये फॉल्स था, 7 के लिए देखा तो ये ट्रू था, तो ये हमारा प्राइम हो गया। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। हम एक नंबर को देखते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। अगर वो प्राइम है तो आगे के उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं हम उन सबको फॉल्स कर देते हैं, और अगर वो नंबर पहले से ही फॉल्स है तो यानी कि वो प्राइम नहीं है। तो इसको और एफिशिएंट हम कैसे बना सकते थे, तो उसको देखते हैं कोडिंग पार्ट में। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, मैंने एक n डिक्लेयर कर दिया है 1e5 से, इसका मतलब 10 की पावर 5 होता है। तो मैंने एक n बना दिया और मैंने एक इस प्राइम नाम करके बूल का वेक्टर बना दिया जिसका साइज़ n+1 रखा और सारी वैल्यू को ट्रू कर दिया। मैंने ये ऐसा इसलिए करा कि मान लो अगर हमारे को n कोई भी अगर 10 की पावर 5 के रेंज के छोटी n होती प्रोग्राम में, लेकिन हमें बार बार प्राइम प्रिंट करवाना होता कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो हर नंबर के लिए हम चेक नहीं करते, हम एक बार ही ये प्राइम फंक्शन रन करेंगे, सारी वैल्यूज़ हमारी इस प्राइम में कैलकुलेटेड होगी। फिर हमें कभी भी कोई नंबर अगर चेक करना होगा बाद में वो प्राइम है कि नहीं है, तो हम सिंपल देख लेंगे कि इस प्राइम में उसकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगी तो वो प्राइम होगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम फंक्शन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको देखने के लिए हम इसको समझते हैं। हमने फॉर लूप चलाया 2 से, क्योंकि 1 हमें पता है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। कब तक चला रहे हैं, तो n के स्क्वायर रूट तक चला रहे हैं। जैसा कि हमने फैक्टोरियल में देखा था वैसे ही हमने सेम कॉन्सेप्ट प्राइम में भी लगाया है कि अगर तुम्हें n तक के फैक्टर चाहिए, मान लो कोई नंबर है तुम्हारा, तुम चाहते हो कि ये चेक करो कि ये प्राइम है कि नहीं है, और अगर ये प्राइम है तो उसके आगे के सारे मल्टीपल्स हमने अनप्राइम कर दिए हैं। तो n जो कि हमारा लास्ट नंबर होगा वो अगर प्राइम नहीं होगा तो उसका जो लास्ट फैक्टर होगा जो हमें मिल जाएगा वो हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक में मिल जाएगा, जैसा हमने फैक्टर वाले प्रोग्राम में देखा था। तो हमें पूरा 2 से लेके n तक ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट नंबर का फैक्टर भी स्क्वायर रूट ऑफ n तक में देख सकते हैं कि अगर उसका स्क्वायर रूट ऑफ n तक में भी कोई एक फैक्टर हुआ तो वो बाकी के सारे फैक्टर्स को उसके फॉल्स कर देगा। तो एफिशिएंटली हमने 2 से रूट n तक हमने ये फॉर लूप रन करा। हमने सिंपल चेक करा इस प्राइम की वैल्यू कि क्या वो ट्रू है। इस प्राइम इक्वल्स टू ट्रू लिखना या फिर इसको ऐसे रहने देना, इफ़ कंडीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फिर भी चल जाएगा। तो हमने कहा कि अगर वो ट्रू है तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ j, जिसको मैं i² से इनिशलाइज करता हूँ। 2 के लिए मैंने 4 पे गया, 3 के लिए मैं डायरेक्ट 9 पे जा सकता हूँ। ऐसा क्यों करा, क्योंकि उससे पहले 3 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 2 के भी कॉमन फैक्टर होंगे। तो इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए मैं एक नंबर के लिए उसके स्क्वायर रूट से स्टार्ट करता हूँ। उसके स्क्वायर रूट से स्टार्ट करने के बाद मैं j में प्लस सेम नंबर कर देता हूँ। जैसे 3 के लिए मैं 9 पे गया तो अगला नंबर मैं 3 प्लस करूँगा तो उसका नेक्स्ट मल्टीपल मेरे को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से स्क्वायर रूट
हमारा ये प्रोग्राम लेता है रन करने में, स्क्वायर रूट में हम सारे नंबर्स का पता कर लेते हैं कि क्या वो नंबर प्राइम है, क्या वो नंबर प्राइम नहीं है, और उसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की है स्क्वायर रूट के अंदर, जब तुम्हें सिर्फ ये पता करना हो कि क्या कोई नंबर अप टू n प्राइम है कि नहीं है। बट मान लो तुम्हें ये नहीं पता करना हो कि क्या वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, बल्कि तुम्हें प्रिंट करवाने हो कि तुम्हें n दे दे और तुम्हें प्रिंट करवाना हो कि n तक जितने भी प्राइम हैं वो प्रिंट करवाओ। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम पहले एक n इनपुट ले लेंगे कि जहाँ तक हमें प्रिंट करवाना है, फिर हमने अपना ये फंक्शन कॉल कर दिया प्री, तो हमारी सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है। मैंने एग्जांपल के तौर पे देखा है रन करने के लिए कि मान लो अगर n हमारा 24 होता है और हम इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम चेक करते हैं क्या 7 हमारा प्राइम नंबर है, क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो 1 आया है यानी कि ट्रू, तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, 9 आया है यानी कि 0, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और स्क्वायर रूट में भी काम चल रहा है। तो अब हमें क्या करना था, हमें सारे नंबर प्रिंट करवाने थे 24 के अंदर अंदर। तो इसके लिए तुम्हें n कॉम्प्लेक्सिटी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर अगर तुम्हें प्रिंट करवाने हैं तो अप टू 2 से लेके 24 तक तुम्हें सारे नंबर देखना पड़ेगा कि क्या वो प्राइम है, क्या वो प्राइम नहीं है। एक बार ही हमें इस फंक्शन को बस रन करना है, बाकी सारा काम इस प्राइम हमारा करेगा। तो हमने 2 से n तक सारा फॉर लूप रन करा, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई। हमने चेक कर लिया अगर वो नंबर इस प्राइम में ट्रू दे रहा है तो यानी कि वो नंबर प्राइम है। जैसा कि तुम देख रहे हो ये जितने भी नंबर तुम्हारे प्रिंट हुए हैं ये सारे एक प्राइम नंबर हैं। तो हमने एफिशिएंटली सारे प्राइम प्रिंट करवा दिए n कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर इसको नाइव वे से करते तो तुम यही करते कि हर नंबर के लिए तुम स्टार्टिंग से चेक करते कि कोई भी नंबर ऐसा है कि वो उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ख़राब हो जाती, n स्क्वायर तक में चली जाती। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंट करवाना हो तो हमारा वर्स्ट केस n में होगा, अगर प्रिंट नहीं सिर्फ चेक करना हो तो हमारा वर्स्ट केस स्क्वायर रूट ऑफ n में होगा। अगर मान लो तुम्हें ये करवाना होता कि कोई नंबर दे देता, तुम्हें बोल देता 100 से 1000 के बीच में कितने प्राइम आते हैं तुम ये बताओ, तो तुम कैसे निकालते? क्योंकि हमने ये जो प्राइम निकाला है, ये प्राइम फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि 1 से लेके n तक में कितने प्राइम हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ना कराने की जगह एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूँ काउंट नाम करके, और जो प्राइम है उसको काउंट कर लूँ, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने प्राइम आ चुके हैं 1 से लेके 100 तक। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 100 से 1000 तक में कितने प्राइम है ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम है ये निकाल लेंगे, फिर 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम है ये निकाल लेंगे। हम उन दोनों का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, तो हमारा 100 से लेके 1000 तक कितने प्राइम है वो हमारा सिंपली आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये एल्गोरिदम समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ मेरी तरफ से छूट गई हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मैं उसको क्लियर आउट कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा यार कि मैं अब हर रोज़ एक वीडियो डालूँ ताकि इस कोर्स को हम थोड़ा पेस अप कर पाएँ। और मैं अपना 100% अगर दे रहा हूँ तो यार तुमसे मेरी यही एक एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपना 200% दो। मैं अगर कोई एक टॉपिक पे वीडियो निकालता हूँ तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के उसके 5 क्वेश्चन करने हैं, तभी वो टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से या कोड समझ लेने से वो चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आएगी। एक बारी जब तुम उसका कोड खुद से करोगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन करोगे, यानी कि एप्लीकेशन करोगे किसी भी चीज़ को तुमने सीखी है, तब वो चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ आएगी, वरना तुम ये भूल जाओगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे कोर्स बढ़ता जाएगा चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। जो चीज़ तुमने आज, मैंने जैसे कोई वीडियो आज निकाला है तो तुम उसको आज के डेट में ही देखो और उस टॉपिक को आज के डेट में ही सीखो, वरना तुम धीरे धीरे पीछे होते चले जाओगे। कोर्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी और उनको करने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ तुम पीछे का छोड़ो ना, वरना आगे जाके तुम्हारे पास फिर से इतना सारा सिलेबस हो जाएगा कवर करने के लिए, तुम उसको कवर नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं थोड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस, जीसीडी प्राइम फैक्टर्स। किसी का भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन मिला तो मैं थोड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, और अगर टाइम अलाउ करता होगा तो हम कोई नया एल्गोरिदम देखेंगे मैथ्स के ऊपर ही। आगे आने वाले वीडियोस में इस पूरे हफ्ते हम मैथ्स और नंबर थियरी, एनसीआर कैसे निकालते हैं, इन्वर्स मॉड्यूलो, ये सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को रिंग करो ताकि तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो का अब नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
तो यार अगर मेरे वीडियोस ट्यूटोरियल तुम्हें पसंद आते हैं, तुम्हें समझ आती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल पे लाइक करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो दूसरों तक, ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि मेरे को पता लगे कि जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रही हैं। तुम्हारा कोई सजेशन हो कंटेंट को लेके, कोई चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आ रही, लेक्चर में मैं कोई ऐसी चीज़ें करवा रहा हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुम अपना सजेशन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो मैं कर पाऊँगा यार मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, ताकि तुम्हारे को यार फ्री में बेस्ट एक्सपीरियंस मिले लर्निंग का। लेकिन वो मैं तभी कर पाऊँगा जब तुम सबका सपोर्ट होगा।